हेलो हाँ जी दोस्तों, तो चलो जल्दी से रिवाइज करते हैं एक अनदर चैप्टर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अंडर जीएसटी। तो पहला आता है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो इसमें भी हमारी दो बातें होती है। पहला आता है फॉरवर्ड चार्ज में कंपनी पे कर रही है या रिवर्स चार्ज का ऑप्शन ऑप्ट कर रखा है। अगर फॉरवर्ड चार्ज में अगर ऑप्ट कर रखा है तो कंपनी खुद पे करेगी। अगर रिवर्स चार्ज में पे कर रहा है तो क्या क्या कंडीशन होगी, ओनली इफ अगर ये कंडीशन फुलफिल्ड होती है या इसमें फॉलो करते हैं तो ही रिवर्स चार्ज लगेगा। तो क्या क्या कंडीशन है, पहला है कि कोई फैक्ट्री अंडर फैक्ट्री एक्ट में रजिस्टर्ड है। दूसरा है एनी सोसाइटी जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी जो उसके अंडर लॉ रजिस्टर्ड है, या कोई एनी पर्सन जो कि जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड है। कोई भी पर्सन, ठीक है, जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ठीक है। एनी बॉडी कॉर्पोरेट एस्टैब्लिश अंडर एनी लॉ। अब जरा इस पॉइंट को ध्यान समझना, एनी बॉडी कॉर्पोरेट एस्टैब्लिश अंडर एनी लॉ। अब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा सर एलएलपी है, वो अनरजिस्टर्ड है, क्या उस पर रिवर्स ने गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विस ली, क्या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा? एलएलपी बोले तो एलएलपी एक्ट में रजिस्टर्ड है, एनी बॉडी कॉर्पोरेट एस्टैब्लिश अंडर एनी लॉ, तो हाँ जी सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। अगर वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपका जवाब रहेगा सर उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एंड उसको रिवर्स चार्ज में पे करना होगा लायबिलिटी। कोई कंपनी है एनी बॉडी कॉर्पोरेट अंडर रजिस्टर्ड एनी लॉ, तो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, हाँ जी सर उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और रिवर्स चार्ज में उसको पेमेंट पे करना पड़ेगा। और उसके बाद आता है एनी पार्टनरशिप फर्म वेदर रजिस्टर्ड और नॉट। पार्टनरशिप फर्म है, इसका मतलब बस आपने सर्विस ली, आपको पेमेंट करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड हो या नहीं हमारा कंसर्न नहीं है। अगर अनरजिस्टर्ड हो तो रजिस्ट्रेशन लो एंड पे करो। अब अगला पॉइंट ये आपसे आ सकता है कि अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल है, मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले रहा हूँ, तो क्या होगा सर? वो एग्जाम्प्ट रहेगा। एग्जाम्पशन चैप्टर हमने पढ़ा है, आपके पास एक पूरी लिस्ट आ जाएगी, आपको बोला जाएगा कि अनरजिस्टर्ड पर्सन ने अगर सर्विस लिए तो क्या रहेगा सर? वो एग्जाम्प्ट रहेगा, ठीक है। और ये कुछ और लगा हुआ है कि आरसीएम कहाँ कहाँ किस किस में जीटीए के केस में नहीं आएगा। तो पहला, डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश अंडर एनसीजी या एसडी या यूनियन टेरिटरी है तो आरसीएम नहीं लगेगा। और अगर कोई लोकल अथॉरिटी है तो आरसीएम नहीं लगेगा। गवर्नमेंट एजेंसीज है, लेकिन कौन सी गवर्नमेंट एजेंसीज, इसके बारे में लिख रखा है विच हैज़ टेकन द रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 51 फॉर नॉट टेकिंग टैक्सेबल गुड्स और सप्लाई। मतलब कि टैक्सेबल सप्लाई गुड्स और सर्विस नहीं करते, ओनली एंड ओनली उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया बस टीडीएस काटने के लिए, तो आरसीएम नहीं लगेगा, आरसीएम से एग्जाम्प्ट है। अब बात करते हैं लीगल सर्विसेज की। बाय एनी इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग अ सीनियर एडवोकेट और अ फर्म ऑफ एडवोकेट से आपने किसने सर्विस लिया है? बिजनेस एंटिटी ने। अगर बिजनेस एंटिटी ने अगर सर्विस लिया है तो आरसीएम लगेगा। बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, ठीक है, मार्क माय वर्ड, बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी है तो आरसीएम लगेगा। अगर इंडिविजुअल मैंने जैसे सर्विस ली है, मैं बिजनेस एंटिटी नहीं हूं, तो क्या रहेगा? एग्जाम्प्ट रहेगा, वहाँ आरसीएम नहीं लगता है। या तो आरसीएम लगेगा लीगल सर्विस में या तो एग्जाम्प्ट रहेगा, दो चीज़ें होती है। लीगल सर्विस किसी बिजनेस एंटिटी ने ली है तो आरसीएम लगेगा, अगर अदर देन बिजनेस एंटिटी ने लिया है तो एग्जाम्प्ट रहेगा। अब बात करते हैं बाय एन आर्बिट्रेरी ट्रिब्यूनल, सेम जैसा ऊपर पड़ा, टू एनी बिजनेस एंटिटी। अगर बिजनेस एंटिटी ने सर्विस लिया, जैसे मैंने रेड लिया हाईलाइट कर रखा है, याद रखिए, टू एनी बिजनेस एंटिटी ने सर्विस लिया रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी तो आरसीएम लगेगा। अगर अदर ने सर्विस ली है तो एग्जाम्प्ट रहेगा, ठीक है। स्पॉन्सरशिप सर्विस, अब इसमें भी सेम चीज़ है, टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म, टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म, इसमें रजिस्ट्रेशन की बात नहीं कही है, ठीक है। अगर आप अनरजिस्टर्ड हो तो याद रखिएगा आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म ने अगर सर्विस ली है, स्पॉन्सरशिप सर्विस, देने वाला कौन? देने वाला कौन सर? देने वाला कौन? कोई भी हो, ऐसा कोई नहीं है। देने वाला कौन? कोई भी हो, इंडिविजुअल दे रहा है या कंपनी दे रही है, कोई पर लेने वाले की बात हो रही है। टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म ने ले लिया तो आरसीएम लगेगा, बात खत्म। सर इसमें अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल कभी स्पॉन्सरशिप की सर्विस नहीं लेता। क्यों सर? मैंने क्लास में बताया था, क्योंकि स्पॉन्सरशिप में आप क्या करते हो, किसी एक प्रोडक्ट या सर्विस को स्पॉन्सर करते हो। जैसे ही आपने किसी प्रोडक्ट और सर्विस को स्पॉन्सर करा तो वो बिजनेस एंटिटी हो जाती है, तो इसलिए अनरजिस्टर्ड का केस कभी बनेगा ही नहीं, ठीक है। टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट, अगर कंपनी एलएलपी ने एज ए पार्टनरशिप फर्म ने लिया है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, ठीक है। अब बात करते हैं सर्विस बाय एन गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, हमेशा एग्जाम्प्ट रहते हैं, लेकिन कुछ सर्विस चार सर्विस को बोला है कि सर इसमें फॉरवर्ड चार्ज लगेगा और गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन लेगी एंड कस्टमर यानी कि इंडिविजुअल अनरजिस्टर्ड पर्सन से टैक्स कलेक्ट करेगी या कंपनी से टैक्स कलेक्ट करेगी और गवर्नमेंट को देगी। कौन सी चार सर्विस? याद रखिएगा, पहला डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, दूसरा है सर्विस इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रेजेंस ऑफ पोर्ट ऑफ और एन एयरपोर्ट। याद रखिए सर्विस रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट, बस इतना याद रखिए। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर, अगर ये सर्विस गवर्नमेंट ने दी है तो इन तीनों सर्विस में क्या है? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। लेकिन चौथा पॉइंट गजब है, जिस पे क्वेश्चन दोबारा आता है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी गिवन टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। मतलब मैंने अनरजिस्टर्ड पर्सन हूँ, अगर मैंने रेंटिंग पे अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी गवर्नमेंट से ली है तो गवर्नमेंट बोलेगी कोई नहीं, हम चार्ज करके आगे पे करेंगे,
ठीक है। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड हो, अगर आप कोई बिजनेस एंटिटी हो, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आप पे करोगे। सर को क्या बात कर रहे हो? हाँ यही है क्वेश्चन। आपको दो ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे तो सर अनरजिस्टर्ड पर्सन ने इमूवेबल प्रॉपर्टी गवर्नमेंट से ली है तो गवर्नमेंट पे करेगी, ठीक है, गवर्नमेंट पे करेगी। अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन या कोई बिजनेस एंटिटी हूँ तो क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन हो तो आप रिवर्स चार्ज में पे करोगे। लेकिन किस केस में? ओनली एंड ओनली रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में। याद रखिएगा, भूलना जाना जाना मुश्किल नहीं। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है और इसी में ही कंफ्यूजन करेगा तड़का लगा के, ठीक है। अब आ गई बहुत सिंपल सिंपल, रेंटिंग ऑफ रेजिडुअल ड्वेलिंग टू एनी रेजिडेंट पर्सन, तो आरसीएम लगेगा। अब ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट या फ्लोर स्पेस इंडेक्स दे दिया किसको? बाय प्रोमोटर को दे दिया आपने, तो प्रोमोटर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पे करेगा। अब सर टीडीआर क्या है? आपके पास प्रॉपर्टी थी, आपने क्या करा, जो प्रोमोटर है बिल्डर है उनको बोला कि सर आप बिल्डिंग बना के दे दो, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट दे दिया, फिर फ्लोर स्पेस इंडेक्स दे दिया उनको, तो प्रोमोटर जो बिल्डिंग बना रहे हैं ना, तो सर वो आरसीएम में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करता है। वैसे ही लॉन्ग टर्म लीज में आपने कोई लैंड दे दिया 100 साल के लिए, 50 साल के लिए, 30 ईयर्स और मोर लिखा हुआ है, 30 ईयर्स और मोर लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड दे दिया किसको? बाय प्रोमोटर। प्रोमोटर ही टैक्स पे करेगा, प्रोमोटर, ठीक है, वो टैक्स पे करेगा जो लॉन्ग टर्म लीज पे ले रहा है बेसिकली, ठीक है। अब आता है एग्जामिनर का फेमस क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन, मतलब यहां से समझना, सर्विस सप्लाइड बाय डायरेक्टर। अब इसमें दो चीजें, पहला तो वो ऐसे एम्प्लॉय सर्विस दे रहे हैं तो स्केड्यूल 3 में आएगा, ध्यान से समझना, स्केड्यूल 3 में आएगा और उसको सप्लाई नहीं मानते तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा। लेकिन वो डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और उसका जो टीडीएस करता है ना वो 192 में नहीं कटता। आई रिपीट 192 में नहीं कटता, उसका टीडीएस 194J में प्रोफेशनल के केस में कट रहा है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कंपनी पे करेगी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जैसे ही आपने वर्ड पढ़ लेना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये वर्ड तो याद करो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वो शेड्यूल 3 में नहीं आता, उसकी कोई भी सब सर्विस देता है या वो सैलरी लेता है, कुछ भी ले, प्रिक्विजिट्स कुछ भी ले रहा है, तो उस पर आरसीएम लगेगा ही लगेगा और कंपनी पे करेगी। अगर नॉर्मल डायरेक्टर है, अगर उसमें लिखा हुआ है ना कि नीचे हमने सिटिंग फीस दी है जो कि सैलरी का पार्ट नहीं लग रहा और कंपनी ने टैक्स काटा है, टीडीएस ये वर्ड लिख कर आएगा, टीडीएस काटा है 194J में, ये याद रखना 194J लिख कर आएगा, तो उसको मान लेना आरसीएम में कंपनी पे करेगी, ठीक है। अब सिंपल ये लड्डू मिठाई वाले मार्क्स है, ये याद रखना, ये भी क्वेश्चन आते हैं। बाय एन इंश्योरेंस एजेंट ने अगर कोई सर्विस दिया है तो क्या है, इंश्योरेंस बिजनेस जो कैरी कर रही कंपनी वो पे करेगी, इंश्योरेंस बिजनेस कैरी कर रही कंपनी वो पे करेगी। एनी पर्सन, इंडिविजुअल, मैंने अगर अपना कोई खोल लिया लकी गुप्ता इंश्योरेंस कंपनी तो मैं पे करूँगा, इंश्योरेंस एजेंट जो भी सर्विस ले। रिकवरी एजेंट तो बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी जो है जिसने सर्विस लिया है रिकवरी एजेंट से, क्योंकि रिकवरी एजेंट से आप रिकवर करने जाओगे तो आप रिकवर करने लायक बचोगे नहीं, तो गवर्नमेंट को पता था, इसलिए रिकवरी एजेंट को बोला भाई आप रहने दो, बैंकिंग कंपनी पे कर लेगी, एनबीएफसी पे कर लेगी, ठीक है। अब ये और देखो, ये भी क्वेश्चन आता है, सर्विस बाय म्यूजिक कंपोजर फोटोग्राफर आर्टिस्ट ने अगर कोई सर्विस दिया, ट्रांसफर कर दिया अपना राइट क्या एंजॉयमेंट राइट कॉपीराइट किसी भी कंपनी को भेज दिया, तो कंपनी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पे करेगी। लेकिन अगर उसने फॉरवर्ड चार्ज में अगर ऑप्शन ऑप्ट कर रखा है सेकंड पॉइंट में, फॉरवर्ड चार्ज में वो बोल रहे हैं कि सर मैं खुद पे करूँगा टैक्स, मैं खुद मैं पे करूँगा, ठीक है, तो सर आरसीएम नहीं लगेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और आप खुद पे कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ओवरसीइंग कमेटी ने अगर कोई सर्विस दी आरबीआई को तो आरबीआई बोलेगा कोई नहीं हम पे कर देंगे। हाँ सॉरी गलती से कॉल आ गया था, तो हम कहा पाते अगर आरबीआई ने कोई मेंबर से सर्विस ली ओवरसीइंग कमेटी से तो आरबीआई पे करेगी। अगला आता है, ये ध्यान से सुनना, इसमें वर्ड यूज हुआ है बाय इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। आई रिपीट, सेलिंग एजेंट नहीं ओनली, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है ना, अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट प्राइवेट पार्टनरशिप फर्म और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, मतलब कि इंडिविजुअल की बात हो रही है। अगर मैं इंडिविजुअल खुद डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बना पड़ा हूँ किसी कंपनी के लिए लेकर और मैं उनसे कमीशन ले रहा हूँ तो वो कंपनी आरसीएम में पे करेगी। अगर मैं कोई डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बनी हूँ, ओनली सेलिंग एजेंट वर्ड अगर यूज़ करा हुआ है ना क्वेश्चन में, ये ध्यान रखना कि डायरेक्ट सेलिंग एजेंट वर्ड यूज़ करा है, सेलिंग एजेंट, इसमें नंबर कटेंगे, याद रखना। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट लगाया है और इंडिविजुअल है तो ही आरसीएम में कंपनी पे करेगी। अगर सेलिंग एजेंट है तो मान लिया जाता है कि वो कंपनी के अंडर ही काम कर रहा है, कुछ भी असम्पशन ले ले, लेकिन वहां पे आरसीएम नहीं लगता, याद रखना। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट वर्ड आ रहा है तभी आरसीएम लगता है, ओके ओके। और अगर किसी और ने सर्विस दी है, सर बॉडी कॉर्पोरेट ने दिया है, कंपनी ने दी, तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है, वो अपना खुद बिल बनाएंगी और कंपनी को देगी। बाय बिजनेस फैसिलिटेड टू बैंकिंग कंपनी है तो बैंकिंग कंपनी देती है। बाय एन एजेंट, एजेंट है,
ठीक है, ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो है वो आरसीएम में पे करेगी। अब ये क्या होता है, डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी जो मेन ब्रांच है यहाँ दिल्ली में थी, बट एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को आपने बोला कि बिहार में सर आप एक छोटा सा एक खोल लो एटीएम, बैंक ने बोला, तो बैंक क्या बोलेगा, ठीक है हम आरसीएम में पे करेंगे, दिल्ली वाली ब्रांच ने हम पे करना होगा आरसीएम में, क्योंकि इतना रिमोट एरिया में जाके ना वसूल कर पाना इम्पॉसिबल था, इसलिए ये आया है कॉन्सेप्ट, और ये वैट और सर्विस टैक्स से चला आ रहा है। ठीक है, सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल सर्विसेज बाय एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब इंडिविजुअल ने अगर दी है सर्विस टू एन रजिस्टर्ड पर्सन को तो क्या लगेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर मैं खुद का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन कर रखा है और मैं सिक्योरिटी पर्सनल सर्विस दे रहा हूँ तो क्या आएगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। हाउएवर नथिंग कंटेंट इन दिस एंट्री सेल अप्लाई, किस किस को एग्जाम्पशन दे रखे, वही CGSG डिपार्टमेंट जो स्टैब्लिश कर रखा है, दूसरा लोकल अथॉरिटी, तीसरा गवर्नमेंट एजेंसी जिसने बस रजिस्ट्रेशन ले रखा है सेक्शन 51 में फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग TDS, तो एग्जाम्पशन दे रखा है। अब अगला आता है सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, अगेन बच्चों को कन्फ्यूज करने वाला बेस्ट क्वेश्चन, और इसमें तीन दे रखा है, 5%, 12% और 18% का रेट देगा नहीं, एग्जामिनर रेट नहीं देगा, एग्जामिनर रेट दे भी रखा होगा तो रिवर्स चार्ज बोल रखा तो यही रेट लगेगा। एग्जामिनर आपको कल रेट भी देता है, कई कई प्रोडक्ट का 18% रेट दे रखा है कि सभी गुड्स एंड सप्लाई हमें मिल रही है, आउटवर्ड में भी 18% और इनवर्ड में भी 18%, और 1 पॉइंट इसका डाल देगा। तो क्या करना है, आपको देखना है कि केस क्या है। ठीक है, और ये सीधा ना आपका जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है उसमें भी ये पॉइंट हिट कर देता है, कभी कल नॉन कंपलसरी क्वेश्चन में भी 8-16 मार्क्स में ये एक पॉइंट हिट कर देता है और आपका पूरा एंड में कैलकुलेशन बिगाड़ देगा, तो ये ध्यान से समझ लेना। ठीक है, बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल। अब इसमें 2 केसेस होते हैं। ठीक है, पहला बनेगा कि आपने फॉरवर्ड चार्ज में दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, आपने आरसीएम ऑप्ट कर रखा है, सर मैं बोलता हूँ सर फॉरवर्ड चार्ज में दे रहे हैं, तो आँख बंद करो, देखो 18% 18% टैक्स लगेगा, बात खत्म। लेकिन आपने कोई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ले रखा है तो उस केस में जो रेट दे रखी है वो 5% दे रखी है, और इसमें ना आपको कोई ITC नहीं मिलता है, मतलब 5% में आपको टैक्स पे करना होता है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, और इसमें ना एक चीज़ और ध्यान रखना कि कॉस्ट ऑफ फ्यूल है ना वो इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन है, मतलब कि ना आपको एग्जामिनर बोलेगा कि हमने रेंट ऑफ मोटर व्हीकल ले रखा है एंड कॉस्ट ऑफ द फ्यूल इज इंक्लूडिंग इन द रेंट चार्जेस, तो इसमें केस में क्या होगा, आरसीएम ऑप्ट कर रखा है हम मान के चलेंगे, और कंपनी पे करेगी या रजिस्टर्ड पर्सन पे करेगा और 5% का टैक्स लगेगा। ठीक है, दैट्स इट। और अब उसके बाद आगे आता है कि 12%। अब 12% का क्या है, आपने ऑप्ट कर लिया, ठीक है, आप बोल रहे कि सर हम पे करेंगे, तो आप पे करो, तो आपको जब पे करेगा सामने वाली कंपनी जो कि ये सर्विस दे रही है तो 12% से लगेगा। ठीक है, अब हमने देख लिया था जब फ्यूल के चार्जेस उसमें इंक्लूड थे। अब थर्ड पॉइंट में बोला कि विदाउट फ्यूल हो तो इस केस में जो GST चार्जेस है ना वो लगेगा 18%, और रिवर्स चार्जेस में बात नहीं होगी। पहली बात, 2 केस बनते हैं। ठीक है, इसमें आपको बोलेगा एग्जामिनर कि सर हमने रेंट पे मोटर व्हीकल ले रखा है और फ्यूल के चार्जेस इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, और उसने ना आरसीएम ऑप्ट कर रखा है, ये बात नहीं बोलेगा। अगर नहीं बोलेगा तो आपको ये एग्जाम्पशन लेनी पड़ेगी कि आरसीएम लगेगा। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन जब तक अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, कि अगर ये ना बोले कि हमने आरसीएम नहीं ले रखा, हम फॉरवर्ड चार्ज में कंपनी खुद पे कर रही है। ठीक है, फॉरवर्ड चार्ज में खुद पे कर रखी है, अगर फ्यूल के चार्जेस में इंक्लूडेड है तो 12%, अगर विदाउट फ्यूल है तो 18%, और ये आपके 8 से 12 मार्क्स क्वेश्चन में आराम से आता टिकेगा। कभी कल तो कंपलसरी क्वेश्चन में ये पॉइंट आ जाएगा ताकि आपका एंड में कैलकुलेशन बिगड़ जाए, तो ये ध्यान रख लेना। ठीक है, सर्विसेज बाय ऑफ लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज हमने दे रखी है तो किसको, लैंडर जो बोरो कर रखा है ना वो और आरसीएम में पे करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सर्विसेज फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू टैक्सेबल टेरिटरी। कोई हमने यूएसए से कोई सर्विस लिया तो हम बिजनेस एंटिटी पे करेंगे अंडर आरसीएम, लेकिन इसमें एक चीज़ और है, OIDAR ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन डाटा एक्सेस रिट्राइवल सर्विसेज है, लाइक नेटफ्लिक्स ने अगर कोई सर्विस दिया वो बाहर ही है तो उसको बोला जाएगा तू इंडिया में, हाँ तेरा कोई एजेंट नहीं है, तू एजेंट अपॉइंट कर यहाँ रजिस्ट्रेशन ले और टैक्स आपको पे करना है। इंडिविजुअल या बिजनेस एंटिटी की बात नहीं हो रही, 2 सब चीज़ें होगी, अगेन 2 बातें होगी। ठीक है, पहला OIDR सर्विसेज है तो कंपनी जो OIDR सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वो खुद यहाँ इंडिया में आएगी, एजेंट अपॉइंट करेगी, रजिस्ट्रेशन लेगी और टैक्स पे करेगी। दूसरा, OIDR सर्विस नहीं है, रजिस्टर्ड एंटिटी है तो आरसीएम लगेगा, रजिस्टर्ड एंटिटी जो बिजनेस एंटिटी जिसने सर्विस ली है वो पे करेगा। तीसरा, अगर वो जो सर्विस ली है हमने इंडिविजुअल ने ली है, अनरजिस्टर्ड पर्सनल ने ली है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए लिया है, ये क्वेश्चन में आता है कि आपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर सर्विस ली है तो क्या होगा, वो एग्जाम्प्ट रहेगा।
ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है और आता है एक पॉइंट, ताकि आपका एंड में कैलकुलेशन हिल जाए। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन ने लिया, पर्सनल यूज़ के लिए तो एग्जाम्प्ट है। अगर बिजनेस एंटिटी ने लिया है, रजिस्टर्ड पर्सन ने लिया है तो आरसीएम लगेगा। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन नहीं है लेकिन ओआईडीआर है, ओआईडीआर खुद यहाँ पे आएगा, एजेंट अपॉइंट करेगा, किसी को भी अपॉइंट करेगा, रजिस्ट्रेशन लेगा और आरसीएम नहीं लगेगा। एफसीएम फॉरवर्ड चार्ज में कंपनी खुद पे करेगी। अगला, सर्विसेज बाय अ पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड बाय वेसल प्लेस आउटसाइड इंडिया, वही आरसीएम लगेगा। जो टैक्सेबल टेरिटरी में है वो पे करेगा। अब आता है टाइम ऑफ सप्लाई कब आता है। ये आपने टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर के साथ पढ़ा था, बट जानबूझ के यहाँ पे रखा गया है ताकि बन जाए। द TOS टाइम ऑफ सप्लाई सेल बी द अर्लीस्ट ऑफ द डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट या डेट ऑफ इमीडिएटली 60 डेज, मतलब कि 61st डेज था या डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर के केस में टाइम ऑफ सप्लाई आता है। ठीक है, आपके में सर्विस का केस है इसलिए टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस की बात करें। गुड्स पे आपका कोई आपके सिलेबस में है नहीं, तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ओनली हमारे सिलेबस में है, इसलिए TOS ऑफ सर्विस मैंने यहाँ कंसिडर करा है। द डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इमीडिएट फॉलोइंग 60 डे, मतलब 61st डे था या जिस दिन पेमेंट मिली, विच एवर इज अर्लियर। अब डेट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है कि जिस दिन आपके बुक्स में एंट्री हुई या जिस दिन आपके बैंक अकाउंट में है, विच एवर इज अर्लियर होता है। ठीक है, डेट ऑफ पेमेंट या 61st डे विच एवर इज अर्लियर आएगा सर्विस के केस में, और वो आता है टाइम ऑफ सप्लाई। अब पेमेंट वाउचर, अगेन वाउचर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वही जनरल क्वेश्चन, नेम, एड्रेस, गूगल, वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ भाई, कोई चैनल सब्सक्राइब करा प्लीज़ कर लो, मतलब मेहनत बहुत करी है, थोड़ा सा चैनल सब्सक्राइब करा, आप ही कर लो प्लीज़, रिक्वेस्ट है दिल से, आप कर लो। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर होना चाहिए, जैसे इनवॉइस का सीरियल नंबर होता है, डेट ऑफ इट्स इशू, कब इशू किया था, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, नेम एंड जैसे एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, अमाउंट पेड क्या है, रेट ऑफ टैक्स क्या है, अमाउंट ऑफ टैक्स क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर। प्लीज़ अगेन रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो। थैंक यू।